हॅलो फ्रेंड्स, मी अमृपाली गजानन तुरुकमाने किल्लारी घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी मधील पुढील कहाणी. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आज आपण पाहणार आहोत 44वी कहाणी गलती किसकी मधील मामा ने ही मसल डाला मासूम चेतना को. यदि आप एक धर्मप्राण हिंदू और दिल्ली में रहते हो तो मुझे जरूर देखा होगा. जिस मंदिर में मैं अनेक वर्षों तक रही वहां आप पूजा करने जरूर आए होंगे. शायद आपने मुझे वहां फर्श की सफाई करते एक आध बार अवश्य देखा होगा. इस मंदिर से सटा हुआ है वह घर जिसमें मैं नौकरानी की तरह झाड़ू पोछा करती रही हूँ. इस बात की पूरी संभावना है कि आपने मेरे नाना नानी और मामाओं के आगे सिर जरूर झुकाया होगा, क्योंकि वे इस मंदिर के महंत है. वही लोग मेरे सबसे बड़े उत्पीड़क भी है. मेरा नाम चेतना है. मैं इस समय में 30वें साल में हूँ. मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे. मेरी माँ अध्यापिका है. मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे. शराब के नशे में वह मेरी माँ को लगभग रोज पीटा करते थे. हम सभी बच्चे हमेशा डरे सहमे रहते थे, क्योंकि हम में से कोई भी उनके सामने आता और कुछ बोलता तो वो गुस्से का शिकार होना पड़ता था. पिता के हाथों हम सबकी पिटाई एक नियमित दिनचर्या बन चुकी थी. उस समय मैं 7 साल की थी. मेरे नाना नानी मेरी माँ से मुझे दिल्ली ले जाने का अनुरोध किया. अंततः मेरी माँ राजी हो गई. मैं नाना नानी के साथ दिल्ली आ गई. मैंने सोचा कि शराबी पिता से जान छूटी. अब मैं उन लोगों के साथ रहूंगी जो मुझे प्यार करेंगे और जिंदगी की अन्य जरूरतों को पूरा करेंगे. मेरे पास मामा मामियाँ मंदिर परिसर के बड़े से मकान में रहते हैं. शुरू शुरू में उन लोगों ने मुझे जो प्यार दुलार दिखाया वह जल्द ही खत्म हो गया. उनके प्यार की भावनाओं को बरकरार रखने के लिए मैं उनकी हर काम में मदद करती, चाहे वो पानी का गिलास पकड़ना हो या बाजार से दौड़कर कोई चीज लानी हो. उन लोगों को इसकी आदत सी पड़ गई. जब भी मैं किसी को किसी चीज की जरूरत होती वह मुझे आवाज दे देता. जल्द ही मैं घरेलू नौकरानी बन गई. अनजाने में ही मैं उन्हें खुश करती रही. मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मेरे कोमल हाथ गंदे पानी से फर्श की सफाई करते हुए सिकुड़ गए. मेरे हमदर्दों ने केवल घरेलू नौकर थे और वे लोग थे जो उस बात को जानते थे कि मैं कौन थी. मेरे नाना नानी बहुत व्यस्त रहते थे और उनसे इस बात का बड़ा गर्व था कि वे देश की राजधानी के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे. मेरे सभी मामा अपने अपने व्यसनों में मस्त थे. धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मुझे स्कूल भेजने की उनकी तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी. मेरी माँ के पूछने पर वे उसे समझा देते कि मुझे प्राइवेट इम्तिहान दिला देंगे. संभावना उन्होंने सोचा ही कि संभ्रांत परिवारों की लड़कियां को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए. मेरे माता पिता अपने घरेलू झगड़ों में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि मेरी पढ़ाई को लेकर उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया. सचमुच मुझ में भी उनसे शिकायत की अपेक्षा नहीं की जाती थी, क्योंकि तब मैं वापस अपने घर में भेजी दी जाती थी जहां मेरे पिताजी मेरी पिटाई करते. यही सोचकर मैंने कभी भी शिकायत नहीं की. मेरे सबसे बड़े मामा हमेशा शराब के नशे में धुत रहते. मैं उस शाम को कभी नहीं भुला सकती जब उन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की. मैं हैरान थी. मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मेरे छोटे मामा जयदीप हस्तक्षेप नहीं करते तो मेरी इज्जत लूटी जाती. उसने अपने बड़े भाई से झगड़ा किया और मेरी नजरों में वो हीरो बन गया. उस समय मेरी आंखों ने मुझे धोखा ही दे दिया था. उस दिन के बाद जयदीप ने मेरे साथ अंतरंगता बढ़ाना शुरू कर दी. मैं इतनी छोटी थी कि उसकी मंशा नहीं समझ पाई. एक रात जब मैं एक कमरे में सो रही थी, मैंने अपने पास किसी की आहट महसूस की. डरते हुए मैंने देखा कि वह जयदीप था. उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मेरे ऊपर चढ़ गया. मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद उसने बड़ी बुरी तरह मेरे साथ बलात्कार कर डाला. उस समय मैं सिर्फ 13 साल की थी. मैं चीखी चिल्लाई और इधर उधर भागी, लेकिन मदद के लिए कोई आसपास नहीं था. जहर समझकर मैंने कुछ दवाइयां निगल ली.
जब मैं ठीक हुई तो सारे परिवार ने मेरे मत्थे शराब पीने का आरोप मढ़ दिया। मैं स्तब्ध रह गई और समझ गई कि भविष्य में मेरी जिंदगी कैसी होगी। मेरा सोचना सही था। उस दिन के बाद मैं जयदीप मामा द्वारा रोजाना भोगी जाने लगी। मुझे मालूम था कि जयदीप मुझे दर्द निवारक नशीली गोलियां देता था। मैं इतनी कमजोर थी कि विद्रोह नहीं कर सकती थी। अपनी किस्मत समझकर मैंने सब कुछ सह डाला। मैंने सोचा था कि अगर मैं इसकी जानकारी पिताजी को दूंगी तो वो मेरी माँ को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि माँ ने मुझे नाना नानी के यहाँ जाने की इजाज़त दी थी। मेरे पिता ने अपने ससुराल वालों को कभी भी पसंद नहीं करते थे। यही वजह थी कि वो मुझसे मिलने कभी नहीं आए। दर्द निवारक दवाओं के असर के कारण कभी कभी तो मुझे यह भी न मालूम होता कि जयदीप मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। अगले दिन वो मेरा मजाक उड़ाते हुए उसका जिक्र करता। कोई उम्मीद न देखकर मैंने किसी से भी शिकायत करना बंद कर दिया। मैं खामोश होकर सिर्फ रोती रही। सचमुच मुझे सारा दिन बहुत व्यस्त रखा जाता था। उतने बड़े घर में इतना सारा काम करना कोई आसान काम नहीं था। अगर मैं इनकार कर देती तो हर एक मुझे पीट देता। थक कर चूर होने के बाद जब मैं लेटती तो जयदीप की अगली हिंसा का शिकार हो जाती। जयदीप इस बात का दावा करता था कि मैं उसकी गोद ली हुई बेटी थी। एक अलग मकान लेकर वो मुझे उसमें ले गया। एक मूर्ति के सामने सिर झुकाकर उसने कहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ, और यह भी कि हमारी शादी हो गई। जयदीप की इस नौटंकी का नतीजा यह हुआ कि मैं 3 बार गर्भवती हुई। उसने हर बार मेरा गर्भपात कर दिया। मैं प्रतिक्रिया करने में लाचार थी। मैं उससे हमेशा डरी रहती थी। उसकी पिटाई बड़ी घातक थी। इस वजह से मेरे दोनों कानों के पर्दे फट गए। जयदीप की पाश विकशता के निशान मेरे सारे शरीर पर मौजूद है। एक मृत भ्रूण का गर्भपात करने के लिए मुझे अस्पताल जाना था। जयदीप ने कहा, कल सुबह चलेंगे। इत्तेफाक से उसी शाम को मुझे यह खबर मिली कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। जयदीप मुझे लेकर मेरे गांव पहुंच गया। वहां भी मैं किसी से कुछ बता पाने में लाचार थी। मृत भ्रूण के साथ वहां 13 दिनों तक रही। जयदीप हमेशा मुझ पर निगाहें रखता था। जिस समय मैं दिल्ली पहुंची तो मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। भगवान मेरे ऊपर दयालु थे, इसलिए मैं बच गई। मेरी माँ ने मेरी शादी की बाबत बात करनी शुरू कर दी। मेरे मामा कहते थे कि यह उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए मेरी माँ को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी छोटी बहन भी शादी लायक हो गई थी। मेरी माँ ने उसे लेकर दिल्ली आ गई। अब जयदीप ने उस पर आंख लगाई। उसकी हरकतों को देखते हुए मैंने विद्रोह कर दिया। उसने मुझे बताया कि वह किसी से शादी करना चाहता है। मैं उस शादी में खुशी खुशी शामिल हूँ। अगर मैंने उसकी बात न मानी तो मेरी छोटी बहन के साथ भी वैसा सलूक करेगा। मैं जानती थी कि वो बहुत शैतान है। वह जो कहता है वो कर डालता है। अंततः मैं राजी हो गई। मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मैं कई बार जहर पिया, लेकिन बच गई। जयदीप ने मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया। सारी रात खून बहता रहा, फिर भी मैं बच गई। मेरा एक्सीडेंट कराया, जिसमें मेरा दांत टूट गया और होंठ फट गए, लेकिन फिर भी मैं बच गई। जयदीप की शादी हो गई। मेरी माँ को सारी बातों का पता चल चुका था। उसने अपने ही माता पिता और भाइयों ने उसे ताने दिए। मुझे उसका कुत्ते के पास बैठकर खाना खाना आज भी याद है। मैं ज़्यादा सहन नहीं कर सकी। मैंने कानून की शरण लेने का फैसला किया। मेरे लिए यह अनुभव था उन तमाम पुरुष और महिला सिपाहियों ने जिन्होंने मुझे हर संभव सहायता का वचन दिया था। अगले ही दिन अपनी बात से वह सब पलट गए। जयदीप को थाने बुलाया गया। सबके सामने उसने बयान दिया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर उसने मुझे कोई चोट पहुंचाई हो तो उसके लिए वो मुझे माफ़ कर दिया जाए। चूंकि वहाँ कोई सबूत और रिकॉर्ड नहीं था, पुलिस ने मुझे बताया कि मामला खत्म हो गया है। इस उम्मीद से अंततः न्याय चेतना को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में मदद करेगा। लेखिका द्वारा इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य महिला आयोग के पास भेजना जारी रहा है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?